अदर नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। रात के 7 बज चुके 7:30 और रात 7:30 बजे हम प्रोग्राम मुद्दा में देश दुनिया के बड़े मामला पर नजर रखते हैं। सियासत का बुखार, सियासत के इस बुखार में सबसे बड़ी नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर थी। और अभी कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो अंतिम यानी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच चुका है। उतार चढ़ाव, बदमज़गी और सब कुछ हमें पिछले 48 घंटों में देखना पड़ा। और इस 48 घंटों के बाद कुल मिला के ये अलायंस जो है वो किसी न किसी नतीजे पहुंचा है। फैसल हमारे नुमाइंदे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके पास जाएंगे। पहले ज़रा अलायंस पे बात करेंगे और उसके बाद आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम एआईपी के लीडर जो हैं हमारे साथ माजिद बांडी ज्वाइन करेंगे। और साथ साथ में आपको नाज़रीन बताते चलें कि इस अलायंस के दौरान सबकी नज़रें जो हैं वो सियासत के उतार चढ़ाव पे हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज लगातार 3 नशस्तें हुई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की। और इन 3 नशस्तों के बीच में दिल्ली राहुल गांधी से कांग्रेस लीडरान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तशरी सलाह मशवरा भी करना पड़ा। बाद दोपहर जब तनाव हुआ, जब हालात में कशीदगी देखने को मिली, तो उसके बाद कांग्रेस लीडरान ने दिल्ली राहुल गांधी से भी बात की। सी वेणुगोपाल आचार्य, उसके साथ साथ श्रीनगर में भरत सिंह सोलंकी और खुर्शीद सलमान, ये कांग्रेस के खास लीडरान दिल्ली से आए हुए थे। और फिर श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ खुद पार्टी के दूसरी लीडरशिप जो है वो मौजूद रही। और उमर अब्दुल्ला के फर्जंद भी सियासत के उतार चढ़ाव देखते हुए इस मीटिंग में देखे जा रहे थे। क्या कुछ रहा श्रीनगर की मीटिंग में? खबरें हमारे पास हैं कि 51 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही हैं और 51 के बाद 5 पे फ्रेंडली कंटेस्ट की। पहले हमें बताया गया था, हमें कुछ कांग्रेस हल्कों ने बताया था कि थम डलेगा, हम नहीं डलेगा, कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, हम 5 सीटों की बातें 8 सीटों पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब शायद कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस जो 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी वो फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। और ये 5 बड़ी सीटें जिनके लिए अभी तक माना जाता, साफ जाहिर है उसमें तारिक हमीद करा की सीट श्रीनगर के शालटेंग की सीट भी है। और तारिक हमीद करा के साथ साथ दूसरी सीट रियाज हमारे साथ है, फैसल को पे बात चलेंगे। लेकिन माजिद बांडे मेरे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। माजिद बांडे से हम एआईपी की बात करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी की। क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी भी किसी के साथ अलायंस करने जा रही है? उसके पास जाएंगे और जानेंगे क्या है। माजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस हो गया, आप भी किसी से हाथ पैर जोड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, ये उनका अपना मामला है। लेकिन हम यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करना चाहेंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी पिछले 16 साल से मैदान अमल में सरगर्म है। तो हम एक आइडियोलॉजी लेकर चले हैं, हम एक सोच लेकर चले हैं। मैं रोकना चाहूंगा माजिद साहब आपको। माजिद साहब, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जरा आइडियोलॉजी बताइए क्या है आज की डेट में एआईपी की? देखिए, आइडियोलॉजी को हम पूरी आइडियोलॉजी को हम लफ्जों में नहीं समेट सकते हैं। तो लेकिन मैं ये समझ लूं माजिद साहब, मेरे थोड़े मैं ये समझ लूं प्लीज आप मुझे बात करने का मौका दें। आपने सवाल किया जी। तो जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, एआईपी का शुरू से ही यही मानना है कि हम न सिर्फ यहाँ की डेवलपमेंट पे बात करेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन जो है, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, हमने शुरू से ही उनको रिप्रेजेंट किया है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि अब की बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें वोट मिला तो लोगों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी को सिर्फ इस बुनियाद पर वोट दिया कि हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बनकर यहाँ पर उभर रहे हैं। और इंजीनियर साहब जो पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है, वो एक सोच को लेकर बंद है, वो एक आइडिया को लेकर बंद है। और अगर इंजीनियर साहब की 5 साल वहाँ पर जेल में रहने के बावजूद भी अगर हमें टीवी पर आकर एआईपी की आइडियोलॉजी की बात करनी पड़े, तो मेरे ख्याल से ये हमारी बदकिस्मती है। तो हमारा लीडर ऑलरेडी जेल के अंदर बंद है। मैं जरा रुकूंगा, मेरे साथ कांग्रेस के लीडरान भी आज आने वाले थे, लेकिन आज और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मैं लीडरान से बात की थी, लेकिन आखिरी लम्हात पे उनका जो है इस वक्त उथल फथल उनमें चल रही है, उस वजह से वो नहीं आ सके। कुछ हमारी न्यूज़ रूम की टीम लगी है उनको ज्वाइन करने की। लेकिन आपने जब आइडियोलॉजी की बात की तो मैं अक्सर सुनता रहता था, है हक हमारी राय शुमारी, ये आइडियोलॉजी अभी है? देखिए सनम एजाज साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल यहाँ का सियासी मंजरनामा जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। सीधी सी बात करें तो सर बात सुनिए माजिद साहब, मैं कश्मीरी, आप कश्मीरी, मुझे 5 अगस्त का पता है, वो मुझे सिंपल सी बताइए, वो है। जब आपको तसल्ली बख्श जवाब न मिले, चूंकि आपने एक सियासी सवाल मुझसे पूछा,
آپ نے رائے شماری کی بات کی، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 2019 سے پہلے صرف عوامی اتحاد پارٹی رائے شماری کا نعرہ نہیں دیتی تھی، بلکہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا جو تھا وہ اٹانمی تھا. جو پی ڈی پی یہاں پر تھی وہ سیلف رول کی بات کرتے تھے، جو یہاں پر پیپلز کانفرنس ہے وہ اچیویبل نیشن ہوڈ کی بات کرتے تھے. تو جب ان کے مینیفیسٹوز میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ صرف عوامی اتحاد پارٹی کو اس نشانے پر لینا کہ آپ پلبیسائٹ کی بات نہیں کرتے ہیں، وہی صرف آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ہماری آئیڈیالوجی کا ایک حصہ تھا. ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ 2019 کے بعد یہاں کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. تو اس کا دوسرے طریقے سے آپ یہ بھی جواب لے سکتے ہیں کہ ہمارا پلبیسائٹ کا نعرہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے اٹامی نعرے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، وہ کہیں پر کھو گیا ہے ان کے مینیفیسٹو سے. وہ سیلف رول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے جو پی ڈی پی کے مینیفیسٹو میں کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہے. وہ سجاد لون کے اچیویبل نیشن ہوڈ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے. تو اس کے لیے بہت سارے جوابات ہم آپ کو دے سکتے ہیں. سمپل سی بات سر، ایک عام آدمی، ایک ووٹر کو صرف عوامی اتحاد پارٹی کو اس ٹارگٹ پہ لینا کہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. تو میرے خیال سے آپ ہم سے زیادہ بہتر یہاں کے سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اور اس معاملے میں اگر نیشنل کانفرنس جو پچھلے 75 سالوں سے ایک سیاسی پارٹی یہاں پر موجود ہے، پی ڈی پی جو پچھلے 26 سال سے نیشنل کانفرنس ہوتا تو میں ان سے پوچھتا، ان کا کہنے امیدوار ہوتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری کور آئیڈیالوجی ہے، ہماری کور آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ایسپریشنز اور ان کے سینٹیمنٹس کی بات کرنی ہے. ڈیولپمنٹ کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو جو آپ اس کو دوسری طرف سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں پلبیسائٹ کو نعرے کو لے کر، میں ڈائیورٹ نہیں کر رہا ہوں. میں نے انجینئر صاحب کا 100 انٹرویو کیا ہے، میں نے انجینئر صاحب کو 100 بار کور کیا ہے. انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ انہیں اسمبلی میں بتایا ہے حق ہمارا آزادی. میں آج یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ کنٹینیو ہے یا اس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، باقی کوئی آئیڈیالوجی ہے؟ سنم اعجاز صاحب، آپ نے صرف انجینئر رشید کا انٹرویو نہیں کیا ہے، آپ نے محبوبہ جی کا بھی انٹرویو کیا ہوگا. کیا آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کیا وہ سیلف رول کی بات نہیں کرتے تھے 2019 سے پہلے؟ کیا نیشنل کانفرنس اٹانمی کا نعرہ ان کا نہیں تھا؟ کیا سجاد لون اچیویبل نیشن ہوڈ ایک دفعہ انہوں نے اچیویبل نیشن ہوڈ نہیں لکھا؟ چونکہ 2019 کے بعد یہاں کا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے. اور اس کو اب صرف ایک سطح پہ لانا کہ کیا آپ کو پلبیسائٹ کا نعرہ آج بھی دیں گے. تو اگر باقی پارٹیاں وہ نعرہ نہیں دیتی ہے تو عوامی اتحاد پارٹی کو اس معاملے میں نشانے پر کیوں لیا جاتا ہے؟ تو عوام سے کس مدے کو لے کے آپ ووٹ مانگیں گے؟ نشانے پہ کیوں سادھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں کی پولیٹیکل ریئلٹی جو ہے وہ 2019 کے بعد بالکل چینج ہو چکی ہے. یہاں کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پر جو بیلنس آف پاور جو ہے وہ بالکل شفٹ ہو چکا ہے. تو اس بارے میں جو 2019 سے پہلے جو مختلف سیاسی پارٹیوں کا یہاں پر نعرہ تھا وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی آیات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نعرہ تھا. اور اس نعرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2019 سے پہلے سیاسی پارٹیوں کا نعرہ تھا. 2019 کے بعد سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اور یہاں کے معاملے جو ہیں ان کا یہاں کی جو ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں اب وہ فور فرنٹ پہ آ گئے ہیں. لیکن ہم اپنے قوم کو یہ اپنی طرف سے بھروسہ دیتے ہیں، اعتماد دیتے ہیں کہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے ہم نے اپنی کور آئیڈیالوجی جو ہے ہم نے اس کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ حالات کا تقاضا ہے، اس وقت کی سیاست کا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے مدعوں کو لے کر آگے بڑھیں. بانڈے صاحب، 2019 کے بعد آپ کہتے ہیں حالات بدل گئے تو آپ کا منشور بھی بدل گیا. سمپل سی بتائیے، اب وہ جو انجینئر رشید صاحب، ہمارا منشور نہیں بدلا ہے سنم اعجاز صاحب. میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے. وہ صرف عوامی اتحاد پارٹی کے لیے نہیں بدلا ہے، وہ نیشنل کانفرنس کے لیے. میں نیشنل کانفرنس کا میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا. میرے ساتھ سری نگر میں کانگریس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پر لائی. کیا انہوں نے اٹانمی کا نام وہاں پر لیا؟ میں 2 منٹ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. مجھے فیصل ریاض جوائن کیے ہوئے، فیصل مجھے بتائیں گے. فیصل سے میں 1 منٹ لوں گا ٹائم، 1 منٹ لوں گا. فیصل ذرا بتائیے پریس کانفرنس میں کیا ہوا، کس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں؟ دیکھیے بالکل سنم، جو آج صبح سے جو میٹنگ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی ہو رہی تھی تو آخر فیصل تک آواز شاید نہیں آ رہی ہے. فیصل، چلیے ہمارے فیصل صاحب جیسے ہمارے پاس اپڈیٹ ہوگا ابھی کو. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کل بانڈے صاحب ووٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے شروعات کر لی ہے. ووٹر کو کیا بتا رہے ہیں، کیوں اپنی اے آئی پی کو وہ ووٹ ڈالیں گے؟ اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی پارٹیز میں نہیں ہے. باقی پارٹیز اپنی بات کریں، آپ اپنی بات کریں. سر بانڈے صاحب آپ پولیٹیشین ہیں، آپ دوسری بات
नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है मैं अमेरिका यहाँ लाऊंगा, वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करें ना। सनम साहब आप प्लीज मुझे बात करने दें। यहाँ पर जो हमारी बात आएगी तो दूसरी पार्टी की बात तो जरूर आएगी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका मंशूर क्या है? कि जब हम कल पब्लिक में जाएंगे, हमने जिन मुद्दों पर जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, उन्हीं मुद्दों पर हम असेंबली इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ पर बदकिस्मती से कौन सा 1947 से लेकर मेरा तो कोई मसला नहीं है। सड़क, पानी और बिजली का मामला जो है वो आज भी जो का तुम बरकरार है। तो आप सीधा बोलिए ना, सड़क पानी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, सिर्फ सड़क पानी और बिजली की बात नहीं, आप प्लीज मुझे बात करने दें। आपने पिछले हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर राजपुरा एक गांव है, वहां पर एक ही घर के 4 आदमी शहीद हो गए, जिसमें 2 बेटियां थी, एक बेटा था और उनका वालिद साहब वहां पर था, वो शहीद हो गए पानी की वजह से। तो यहाँ पर 1947 से लेकर 2024 तक यहाँ पर सड़क, पानी और बिजली का इशू आज भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर आज भी बंद है। यहाँ पर लोगों के बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पिछली बार जो यहाँ पर चला कि शायद जो हमने इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर लड़ी वो सिर्फ इंजीनियर रशीद को छुड़ाने के लिए हमने यहाँ पर लड़ी। तो यहाँ पर सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब भी जेल के अंदर बंद नहीं है, बल्कि यहाँ पर हजारों की तादाद में ऐसे बेगुनाह इस वक्त जेलों के अंदर बंद है, जिनके बारे में अवामी इत्तेहाद पार्टी चाहती है कि हम लोगों के पास जाएं और उनके हक में हम बात करें। तो आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का या आपका और पीडीपी का जो मंशूर है उसमें क्या फर्क है? देखिए, हमारे और उनके मंशूर में जो फर्क है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 75 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है। सर मैं आज के इलेक्शन की बात करता हूँ, 75 साल में भी नहीं रहा, तो इंजीनियर रशीद भी 2 बार एमएलए रह चुके हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पे राज करना, यहाँ पर हुकूमत करना और एक असेंबली का कैंडिडेट होना, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। चलिए, अगर आप असेंबली मेंबर को पूरी रियासत के उसके साथ जोड़ नहीं सकते। सर मेरे पास वक्त कम रहता है, मुझे सिंपल से बताइए, आपका वोटर उसको बताइए क्या वो कैसे आपको वोट डाले? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इवन बीजेपी भी तो डेवलपमेंट की बात करती है ना, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो उनमें और आपकी पार्टी में फिर क्या फर्क है? मैं सनम एजाज साहब वही आपसे कहता हूं कि हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। हमारी जो लीडरशिप है, इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने अपने कौल अमल से ये साबित किया है। पिछले 8 साल असेंबली का रिकॉर्ड उनका जो गवाह है, उन्होंने पब्लिक की बात की है, अवाम की बात की है। और बाकी जितने भी लीडर आप यहाँ पर देखते हैं, वो हमें लगता है कि वो जैसे पैराशूट पर आ गए हों, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने खानदान के लिए वो यहाँ पर लीडर बनते हैं। लेकिन जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब की बात है, वो न सिर्फ अवाम के साथ जुड़े रहे, उन्होंने न सिर्फ अवाम का काम किया, बल्कि वो पिछले 5 सालों से अपने कौम के लिए तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और ऐसा रिकॉर्ड बाकी किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। आपने देखा कि 2019 के माजिद साहब उमर अब्दुल्ला भी 1 साल बंद रहे, महबूबा मुफ्ती भी बंद रही, ये सब लीडरान तो बंद रहे। ये इसमें ये कौन कश्मीर के में यहाँ तो सारे लोग बंद जा चुके हैं। सनम एजाज साहब, उनके बंद रहने में और इंजीनियर साहब के बंद रहने में आसमान और जमीन का फर्क है। बताएं। उनको 5 स्टार अकोमोडेशन में बंद किया गया जी। उनके नाम पे करोड़ों का बिल हुकूमत हिंदुस्तान ने यहाँ पर संतूर होटल को डिपॉजिट किया। लेकिन इंजीनियर साहब पिछले 5 साल से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, दूसरी रियासत में बंद है, जहां पर उनको जान के लाले पड़े हुए हैं उनको। तो उनके बंद होने में और बाकी पार्टीज के लीडर्स के बंद होने में, उसमें तो आसमान और जमीन जेल है सर जेल है, चाहे 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, जेल है, ऐसा नहीं है। सनम एजाज साहब, जेल नहीं है, वो 5 स्टार का जेल। अगर आप 5 स्टार के जेल में बंद करना चाहेंगे तो मैं आज ही आपके प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत हिंदुस्तान को अपनी तरफ से जेल पेश करता हूं कि मुझे वो रेस्ट ऑफ लाइफ में मुझे जेल में क्या इंजीनियर रशीद को 5 स्टार जेल में रखा जाए तो वो सब कुछ ये भूल जाएंगे? भूलने का सवाल नहीं है, लेकिन जेल और जेल में फर्क होता है सर। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आप जब कह रहे हैं कि बाकी लीडर्स को भी जेल में रखा गया, तो हमने देखा कि मैं सिंपल सी बात आपसे आप अपने वोटर से क्या किस नाम पे वोट मांगेंगे? जेल जाने पे वोट मांगेंगे इंजीनियर रशीद के? देखिए, हम इस वक्त जब अवाम के पास जाएंगे, हम इंजीनियर साहब की उनका जो 8 साल असेंबली का रिकॉर्ड रहा, वो तो लंगेट के लोग जाने ना, लंगेट के लोग जाने असेंबली, वो मेंबर वो लंगेट के थे। आप श्रीनगर वाले क्या बताओगे, अनंतनाग वाले क्या बताओगे, पुलिस राजौरी वाले क्या बताओगे? इंजीनियर रशीद साहब लंगेट के असेंबली मेंबर रहे, लेकिन उन्होंने बात पूरे जम्मू कश्मीर की इंजीनियर साहब पर इंक अटैक जो है वो दिल्ली में हुआ। इंजीनियर साहब हमारी हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, वो आपने देखा कि जो उनको भारी अवामी मैंडेट भारत कश्मीर से मिला,
آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جرنلسٹ نے جہاں جہاں پر بھی اس کو کور کیا انہوں نے نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک لوگوں کے کام کیے تھے. حالانکہ ایک اسمبلی ممبر کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ ایک اسمبلی حلقے تک محدود ہوتا ہے, لیکن انجینئر رشید صاحب ایک ایسے لیڈر بن کر اس وقت ابھر رہے ہیں یا ابھر گئے ہیں کہ جنہوں نے پورے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا کام کیا ہے, اور ایک اسمبلی ممبر ہو کر انہوں نے یہاں کے چیف منسٹر سے بھی زیادہ کام کیا ہے. اور اب اگر ایسے ایک لیڈر کو, ایسی ایک جماعت کو پورے جموں کشمیر کا مینڈیٹ ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. اور یہاں پر جو ان باقی سیاسی تنظیموں نے جو یہاں پر ایک وی آئی پی کلچر کو جنم دیا ہے, ان باقی سیاسی تنظیموں نے جو عوام سے کٹ کر رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی اس وقت ایک بہترین آلٹرنیٹو کے طور پر اس وقت ابھر کر سامنے آ گئی ہے, اور ہم لوگوں کے پاس انجینئر رشید کی کارکردگی کو لے کر ان سے ووٹ مانگیں گے. انجینئر رشید صاحب نے جو سڑکوں پر لوگوں کے لیے جو وہاں پر بانڈے صاحب, میں گراؤنڈ حقیقت آپ کو بتاؤں, میں کور کرتا ہوں میں پارلیمنٹ میں آپ کی جیت کی گراؤنڈ حقیقت میں نے اس سے پہلے بھی بتائی ہے, آج دوبارہ آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں. وہ ووٹ انجینئر رشید کو نہیں پڑا, وہ ہندوستان سرکار کی جو یہاں پہ پالیسی تھی ان کے خلاف ایک اینگر تھا, اس میں ان کے پاس ایک سب شوٹ تھا انجینئر رشید. آج کی ڈیٹ میں اس الیکشنز میں, اور تب مقابلہ تھا عمر عبداللہ کا, تب مقابلہ تھا سجاد غنی لون صاحب کا, تب پی ڈی پی کے فیاض میر کا تھا, تب انجینئر رشید کا تھا. تب یہ سمجھا گیا کہ چلو بھائی انجینئر رشید ہے, اس کو یہ غصہ جو کچھ بھی اس پہ کہے وہ تھا اس غصے کی وجہ سے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہر محلے میں الیکشن ہے, ہر گاؤں میں الیکشن ہے, ہر جگہ پہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہے. تو آج اس مقابلے کو اور اس مقابلے میں اب بہت فرق ہے جناب. میں 5 الیکشن کور کر چکا ہوں, میں الیکشن جانتا ہوں. آپ جس طرح سے ان الیکشنز کو لے رہے ہیں اور جس طرح سے آپ باتیں کریں, یہ تو وہی پدرم سلطان بود والی بات ہے. نہیں سر اعجاز صاحب, آپ چونکہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ الیکشنز کو کور کرتے آ رہے ہیں, ہم بھی آپ کو فالو کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس الیکشن کی بات ہے جو آج اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس میں ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے خلاف اینگر تھا, تو یہ صرف اس کا ایک پہلو کا ایک حصہ ہے. اس میں 2 چیزیں آپ بھول رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ 370 اور 35A آرٹیکل کا جو غیر منصفانہ فیصلہ یہاں پر حکومت ہندوستان نے لیا, یہ اس کے خلاف بھی ایک ریزنٹمنٹ ایک تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ انجینئر رشید صاحب کی جو کارکردگی عوام میں رہی اس کو بھی لوگوں نے کافی سراہا. سر میری بات سنیے, میں بتاتا ہوں سر, میرے بیٹے نے بھی آپ کو ووٹ ڈالا ہے, میرے بیٹے نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے, اس لیے ووٹ ڈالا. میری بات سنیے, میرے بیٹے نے ووٹ ڈالا, اس کو آپ کی کانسٹیٹوئنسی کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہے, لیکن اس ٹائم اس نے ڈالا اس لیے کہ وہ اینگر تھا, وہ غصہ تھا, کیا تھا, انہوں نے بھی وہ ڈالا. آج کی ڈیٹ میں بہت فرق ہے. آج آپ وکاس کی, آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں. بی جے پی سب سے, اگر میں بی جے پی کو ہاں کر دوں وہ زیادہ پیسہ دے گی مجھے جموں کشمیر کو, پھر آپ کے ساتھ کیوں جڑیں؟ دیکھیے سنم اعجاز صاحب, آپ نے چونکہ بات کی کہ صرف اینگر تھا, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اینگر ہی نہیں تھا, انجینئر صاحب کی کارکردگی بھی عوام کے سامنے تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ 370 اور 35A آرٹیکل کا جو خاتمہ ہوا تھا, اور یہاں کے جوانوں کے اندر, کشمیری عوام کے اندر جو ایک غصہ تھا, وہ غصہ بھی پارلیمنٹ الیکشن میں باہر نکل آیا, اور جس کا براہ راست یہ فائدہ جو ہے وہ عوامی اتحاد پارٹی کو ملا. تو تینوں چیزیں کل ملا کر, یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ عوامی اتحاد پارٹی کے حق میں گئی, انجینئر رشید صاحب کے حق میں گئی. تو انجینئر رشید صاحب کی قربانیوں کو آپ اس میں اگنور نہیں کر سکتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, جہاں تک پارلیمنٹ الیکشنز اور اسمبلی الیکشنز کی بات ہے, ان میں بالکل آسمان اور زمین کا فرق ہے. چونکہ پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوئے اس میں انجینئر رشید صاحب بالکل ایک سامنے ایک فیس ان کا تھا, لیکن یہ جو اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں انجینئر صاحب کی کارکردگی جو ہے وہ بھی اس میں کام آئے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف اسمبلی سیگمنٹس میں جو مختلف امیدوار ہوں گے ان کے حق میں بھی یہ ووٹ پڑیں گے, وہ بھی اس میں ایک بڑا ایک اہم فیکٹر اس میں ہوگا. لیکن چونکہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک عوامی اتحاد پارٹی جو ہے, ہمیں چونکہ پچھلے 1-2 مہینے سے جو ہمیں موقع ملا کام کرنے کا, تو آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ یہ پارلیمنٹ الیکشن نہیں ہے, انجینئر صاحب اس وقت ڈائریکٹ اس کا فیس نہیں ہے, بلکہ مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں مختلف اسمبلی ممبران جو ممکنہ امیدوار جو ہیں وہ اس کے فیس ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کل نارتھ کشمیر میں ہماری حکومت بھی ہے, ہمارا ایک پارلیمنٹ ممبر بھی اس وقت موجود ہے. اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک پارلیمنٹ ممبر جب یہاں پر ہمارا ایگزسٹنگ پارلیمنٹ ممبر جو ہے, لوگوں کے کام ہم سے نکل رہے ہیں, ہم لوگوں کے کام جو ہے ان میں دلچسپی لے رہے ہیں, اور نہ صرف دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ مختلف افسران جو ہے. چلیے, تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹل پہ کام پہ آپ کو ووٹ ملنا چاہیے.
बिल्कुल हमने डेवलपमेंट पे काम शुरू हो चुका है, बाकी शुरू जो हो चुका है, क्योंकि बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो एक कश्मीरी के बाकी भी मामलात हैं, तो आप उनसे साइडलाइन हो चुके हैं। कौन से मामलात हैं जो साइड लाइन हो रहे हैं? जो इंजीनियर रशीद कई बार असम्बली में बोलते रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि है हक हमारा राजशुमारी, उससे साइडलाइन हो चुके। नहीं, कोई भी चीज साइड लाइन नहीं हो गई है। चलिए ये मुद्दा, अब मैं जरा दूसरी बात, मान लिया आप उसे साइडलाइन नहीं है, आप उसको लेके चल रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट, मैं कल अपनी सनम एजाज साहब, आप अपनी बात हमारे मुंह में न डालें। मैं नहीं डाल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो रायशुमारी की बात बार बार कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं हमारी रायशुमारी का नारा एटॉनमी के नारे को ढूंढने के लिए निकला है, विजन डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए निकला है। एटॉनमी तो गुम है, वो तो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद नहीं है। जब उनको वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नहीं, वो तो एटॉनमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एटॉनमी, पीडीपी को सेल्फ रूल, उनको तो बिल्कुल भूल चुका, उनको उससे मतलब ही नहीं है। वो एक जुमला था, जुमला है। आप हमसे तवक्का कैसे रखते हैं कि आप हमसे ये तवक्का कैसे रखते हैं कि हम याद रखेंगे, आप भी याद रखेंगे, अपने फार्मूलों को आप भी याद रखेंगे। आप ये तवक्का हमें नहीं होनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए। मैं जरा एक और पॉइंट, मुझे कल वोट डालना है, मैं श्रीनगर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं, सपोज करता हूं मैं किसी भी जगह से हूं, जो परसों पीडीपी में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसको मैंडेट नहीं मिला, आपने आज उसको कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया। वो डेडवुड था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी में या दूसरी पार्टी में, उसको मैंडेट नहीं मिला, उन्हें निकाल दिया, दूसरे को मैंडेट दे दिया, उसको आपने मैंडेट दे दिया। उसकी आइडियालॉजी थी, कल तक वो बोलता था इंजीनियर रशीद की पार्टी, इसके सब गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये बाकी हैं। आज वो पक्का आपकी पार्टी का हो गया, तो आज मुझे कहेंगे उसको वोट डालना, क्या मैं डालूं? देखिए सनम एजाज साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया। हमारी पार्टीज में हर उस बंदे के लिए जगह है जो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, और नई पार्टी अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी की सूरत में कोई सामने आ रही है, तो इसमें जो बंदे आएंगे वो तो बाकी पार्टी से ही आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा खुले हैं जिन्होंने दूसरी पार्टीज में, जिनका रिकॉर्ड खराब नहीं है, जिनका किरदार दागदार नहीं रहा है, जो साफ और पाक रहे हैं। हम अवामी इत्तेहाद पार्टी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। उनको न सिर्फ मैंडेट दिया जाएगा, बल्कि अगर उनको पार्टी ओहदों से भी नवाजना पड़े तो हम उनको अपने मैं जरा रोकना चाहूंगा, जो आइडियोलॉजिकली, उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो हमारे पास है, हम कैरेक्टर के साथ किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कैसे, जिस किसी शख्स का कैरेक्टर, सियासी कैरेक्टर, जाती कैरेक्टर ठीक होगा, अवामी इत्तेहाद पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी, सनम एजाज किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, तो आप मुझे कैसे जज करेंगे? जब तक ना मुझे वहाँ एमएलए या कोई सीट मिलेगी, तब तक मुझे मेरे कैरेक्टर को कैसे जज करेंगे? और जिन लोगों को आपने लिया है या ले रहे हैं, वो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन थे पार्टीज के, वो कभी एमएलए बने नहीं थे, कुछ नहीं थे, आज दावेदार थे। पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ने उनको मैंडेट नहीं दिया, तो आपने दे दिया। उनका कैरेक्टर आपने कहाँ से जज कर लिया? कैरेक्टर आदमी कुर्सी पे बैठ कर जज कर, सनम एजाज का कैरेक्टर आपकी सीट पे जज करेंगे, ना कि रोड पे। देखिए सनम एजाज साहब, हमने एक कैंडिडेट्स का जो एक लिस्ट वहाँ पर साउथ कश्मीर से जारी किया, वो हमने किसी कमरे में, बंद कमरे में बैठकर हमने वो फैसले नहीं लिए। और जो हम आगे भी जो मैंडेट्स हमारी तरफ से जारी होंगे, वो बंद कमरों में नहीं होंगे, बल्कि हम अवामी राय भी उसमें लेते हैं, जर्नलिस्ट्स की राय लेते हैं, जो वहाँ पर पब्लिक के जो लोग होते हैं, हम उनसे भी ये राय लेते हैं। तो हमारा जो मैंडेट का फैसला होता है वो अवामी राय पर होता है। हम अपनी राय को अवाम पर नहीं ठोंसते हैं, बल्कि अवामी राय को हम अपने आप, सीधी सी बात है माने साहब, सीधी सी बात है। 24 घंटों में आइडियोलॉजी बदल जाती है। 24 घंटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले की आइडियोलॉजी आपकी हो जाती है, 24 घंटों में पीडीपी वाले की आइडियोलॉजी, एआईपी की आइडियोलॉजी हो जाती है। देखिए सनम एजाज साहब, मैं आपसे यही बात कहता हूं कि हमारी पार्टी के दरवाजे हर उस बंदे के लिए खुले हैं जिनका कैरेक्टर साफ हो। कैरेक्टर साफ होने का यह मतलब है कि अगर कोई पार्टी पीडीपी में रहा है, पीसी में रहा है या एनसी में रहा है, और उसमें उसने करप्शन नहीं किया है, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार नहीं हुआ है, सर वो मैं सिंपल सी बात आपसे जानना चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम है, वो समाज के लिए गैर मुफीद नहीं रहा है। सर वो कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा? करप्शन तब करेगा जब वो एमएलए बनेगा, एमएलसी बनेगा, जब वो एमएलए एमएलसी वगैरह बनेगा, तब वो लगेगा पता कि करप्शन किया या नहीं किया। एक आदमी, एक वर्कर, उसका कैसे पता चलेगा वो करप्ट है या नहीं है? देखिए सनम एजाज साहब, हम इस वक्त एक इंसान है। आप हमसे ये तवक्का रखते हैं कि हम खुदा बन बैठे हैं। ये तो एक खुदाई सिफत है कि उसको बंदे का मालूम होता है कि कौन सा बंदा कैसा है। मैं इस वक्त आपके साथ पहली बार इस प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। यहाँ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हो रहा है ना, मैं क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब हम किसी बंदे के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, तो सबसे पहले जब हम उसके साथ बात करते हैं, तो सबसे पहले वो फेस वैल्यू पे बात होती है।
मैं सनम एजाज साहब बांडे के साथ इस वक्त बांडे बात कर रहा हूं, तो बांडे मैं साहब आपको फेस वैल्यू पे लेकर आपके साथ बात बांडे कर रहा हूं। साहब, मैं सिंपल सी आपके बात साथ- आपको, मेरे पास वक्त कम वक्त है, मैं सिंपल, सनम एजाज को मान लेते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है, वर्कर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है। मुझे उधर मैंडेट नहीं मिला, मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी वाली है, और यहाँ पे उधर मैंडेट नहीं मिला, मैं आपसे मिला और 24 घंटों में आपने मुझे मैंडेट दे दिया, तो मेरी आइडियोलॉजी 24 घंटों में वहां से डेड होकर यहाँ पे पाक हो साफ हो गया, मैंने सनम गंगा एजाज नहा साहब, गया। क्या आप इस हवाले से मुझे कोई एक सिंगल एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा कहीं पर कोई वाक़ा हुआ? बीजेपी नहीं, दूसरी पार्टीज के लोग, दूसरी पार्टी, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीसी के लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, आप मैंडेट दे रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा सिंगल केस है कि जिसने कल पार्टी छोड़ी और आज वो हमारे पास आया? कोई आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है? सिर्फ 16 घंटे लगे थे, 16 घंटे लगे थे। किसी एक मैं किसी का नाम क्यों लूं, किसी का नाम क्यों लूं? 16 घंटे में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 16 घंटे में ज्वाइनिंग हुई। आपने 16 घंटों में देखा कि उन्होंने कोई तंजीम छोड़ी और वो हमारे पास आए, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स का लिस्ट अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जारी हुआ या जो हमारे मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके साथ ये 16 घंटों में या 16 दिनों में ये नहीं हुआ, वो पहले से आपके साथ थे। एक तसलसल के साथ ये बात चल रही है। यानी एक पॉइंट यहाँ पे रेज हो जाता है, एक पॉइंट रेज होता है, यानी वो जिस पार्टी में थे वहां वो गद्दारी वहां पे कर रहे थे, और वो आपके साथ यहाँ टच में थे, उधर दूसरी पार्टी में थे। देखिए सनम एजाज साहब, आप एक सतही बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करता है, बल्कि जो पार्टी के अंदर जब लोग जाते हैं उनके, वो अगर कौम की भी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनके ज़ाती मफाद भी उनके साथ वाबस्ता होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर सियासतदान जो है वो सिर्फ कौम के लिए निकलता है, बल्कि थोड़ा बहुत उसके साथ वो ज़ाती मफाद जो होता है वो भी वाबस्ता होते हैं। लोगों की इज्जत का मामला होता है, लोगों के मफादात के मामले होते हैं। मुफादात, बिल्कुल। लास्ट से एक कमेंट जानना चाहूंगा, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप अपने वोटर के पास जाके इस वक्त क्या बोलेंगे उसको, क्यों डालिए एआईपी को वोट? देखिए, एआईपी को इस लिहाज से वोट डाला जाएगा कि एआईपी वीआईपी कल्चर पे यकीन नहीं रखती है। हमारे पास इंजीनियर रशीद साहब की कारकर्दगी है, हम जेलों के अंदर जो हमारे हजारों की तादाद में जी, ओह चलिए, जेलों की बात इनने की, एआईपी की कारकर्दगी की बात की, और बिल्कुल मुद्दा हमारा था आज का एआईपी के साथ। हमें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कुछ लीडरान को भी ज्वाइन करना था, लेकिन आज उनकी जो लाइन के लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनमें से अक्सर ने लास्ट स्टेज पे बताया कि भाई बड़ी उथल फुथल चल रही है, मैंडेट्स का ऐलान होने वाला है, तो हम आज के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ एआईपी के बांडे साहब थे, माजिद बांडे साहब, इनसे हंदवाड़ा से ताल्लुक़ है, जिन्हें रशीद की क्लोज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और साहब जाहिर है जिन्हें रशीद का जन्म हंदवाड़ा के लंगेट के इलाके में हुआ है, वहाँ से एमएलए भी बने हैं और इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद भी हैं। खबरें उड़ती आ रही है कि कुछ रिहा भी किया जा रहा है, उसको भी लोग अपनी अपनी निगाह से नैरेटिव बना रहे हैं। इंजीनियर रशीद के जो खिलाफ लोग हैं वो उसको मरकज़ के साथ, दिल्ली के साथ समझौता बता रहे हैं, उसके हामी जो बता रहे हैं वो किसी और एंगल से बता रहे हैं। हर कोई अपना अपना नैरेटिव बता रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटिव यही था कि क्या इनका नैरेटिव जो है बदल चुका है, अपनी पार्टी एआईपी का नैरेटिव वही है या बदल चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था। आपने मुद्दा देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू खबरनामा लेकर मेरे साथी रिजवान सुल्तान आपका आ रहे हैं, रिजवान के साथ देखिए उर्दू खबरनामा रात 9:30 बजे दिन भर में होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।